हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, इसे अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर IP एजुकेटर फॉर क्लास 11th। और क्लास 11th का आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग डेटा का एक्सरसाइज। यस स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग डेटा चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आपको डेटा का रिजल्ट मिलता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कौन सी स्टेटिस्टिकल मेथड्स होती हैं जिनका यूज किया जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, ओके। कौन से प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं। सो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सो जिस भी स्टूडेंट ने इस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सबसे पहले वीडियोस देखें, ताकि आज की जो ये एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो एक्सरसाइज से आपको ये पता चल जाने वाला है कि इस चैप्टर से आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विदाउट गोइंग एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1, identify data required to be maintained to perform the following services। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ABCD पार्ट में। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है क्या कि डेटा रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन टू परफॉर्म सर्विसेज। ये जो सर्विसेज है इनके लिए किस तरीके का डेटा रिक्वायर है, ओके। सो फर्स्ट है डिक्लेयर एग्जाम रिजल्ट्स एंड प्रिंट ई सर्टिफिकेट, ठीक है। फर्स्ट में किस तरीके का डेटा है, डिक्लेयर एग्जाम रिजल्ट एंड प्रिंट ई सर्टिफिकेट। तो ये किससे रिलेटेड है, ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। स्टूडेंट का एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर करना है और उनके सर्टिफिकेट्स को प्रिंट करना है। तो इस टास्क के लिए किस तरीके का डेटा हमें चाहिए, इस टास्क के लिए हम किस तरीके का डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, किस तरीके के डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम स्टूडेंट के डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे, उसे कलेक्ट करेंगे। सो एग्जाम रिजल्ट जब आपको मिलता है तो आपकी मार्कशीट पे आपको क्या क्या दिखता है, स्टूडेंट का नाम दिखता है, फादर्स नेम दिखता है, मदर्स नेम दिखता है, क्लास दिखती है, सब्जेक्ट दिखते हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स शो होते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है आपको तो उस पे भी यही सारी चीजें शो होती है, परसेंटेज शो होता है, ग्रेड शो होती है ना। सो अब ये एक स्टूडेंट का तो है नहीं, हजारों स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी कर रहे हैं उन सभी का डेटा होगा ना, ये सारी चीजें जो रिजल्ट शीट पे शो होती है। तो उसके लिए हम डेटा को मेंटेन करेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में, टेबल में। तो कौन कौन से डेटा की नीड हुई हमें, किन कॉलम्स को, किन एट्रीब्यूट्स को आप यहाँ पे यूज करने वाले हो। आप यूज करोगे स्टूडेंट डिटेल्स, नेम, क्लास, मार्क्स, ग्रेड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, शो करवाएंगे और यही डेटा हम कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट देखो, रजिस्टर पार्टिसिपेंट्स इन एन एग्जीबिशन एंड इश्यू बायोमेट्रिक आईडी कार्ड्स। पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर करना है एग्जीबिशन के लिए एंड इशू करना है उन्हें एक बायोमेट्रिक आईडी कार्ड्स, ठीक है, समझ में आया। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें पार्टिसिपेंट्स की डिटेल चाहिए होगी। अब बायोमेट्रिक आईडी कार्ड आपको इशू करना है तो उसके लिए आपको आईडी प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक आईडी प्रूफ आप कुछ भी ले सकते हो, रेटिना स्कैन ले सकते हो, फिंगर थंब स्कैन ले सकते हो, ओके। सो पार्टिसिपेंट डिटेल में हमें क्या क्या डेटा कलेक्ट करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, पार्टिसिपेंट का नेम, उसका एड्रेस, उसका आईडी प्रूफ, ओके। और भी जो पर्सनल डिटेल से रिलेटेड डेटा हो सकता है हम उसे भी कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ टू सर्च फॉर एन इमेज बाय सर्च इंजन। अब ये टास्क देखो, सर्च इंजन से आपको कोई इमेज को सर्च करना है, ठीक है। सर्च इंजन में बहुत सारी इमेजेस होती हैं वेब सर्वर पे, तो सर्च इंजन आपको सॉर्टेड इमेजेस शो करें, ठीक है। आप ये चाहते हो, राइट। तो जब आपको सर्च इंजन से डेटा सर्च करना है तो उसके लिए क्या, किस तरीके का डेटा आप कलेक्ट करोगे, किस तरीके का डेटा आप सर्च करने वाले हो। सो इमेज मेटा डेटा नाम से क्या किया हमने, यहाँ पर एक टेबल डिफाइन की हुई है, डेटा डिफाइन किया हुआ है, जिसमें इमेज का नाम होगा, टाइप होगा, डिटेल होगा, साइज होगा। जिस भी इमेज को आपको सर्च करना है तो आप सर्च इंजन पे क्या लिखोगे, सर्च इंजन पे इमेज का नाम लिखोगे, उसका टाइप बताओगे। यदि आपको जिफ सर्च करना है, पीएनजी इमेज सर्च करना है ना, बीएमपी सर्च करना है, जेपीजी इमेज सर्च करना है, तो जो भी इमेज आपको सर्च करना है वो लिखोगे। उसका डिटेल, आपको कितने रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इमेज चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, साइज बता सकते हो। यदि कोई बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो सर्च इंजन से जब आपको कोई इमेज सर्च करना है, ये टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो सर्च इंजन है वो वेब सर्वर से डेटाबेस को सर्च करेगा जहां पे उसको इमेज का ये सारा डेटा मिलेगा। समझ में आई अच्छे से बात कि ये क्वेश्चन में क्या लिखना था। सो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या लिखना था, इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना था, जो टास्क आपको यहाँ दिया हुआ है एबीसी क्वेश्चन में, है ना, जो प्रोसेस हो रही है, इन प्रोसेस के लिए कहां से किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया होगा, कौन सी टेबल होगी, ओके। सो ब्रैकेट में जो लिखे हैं वो कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए ये है टेबल्स के नेम, ओके।
सो होप आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डी है टू बुक एन ओपीडी अपॉइंटमेंट विद एन हॉस्पिटल इन द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में आपको ओपीडी अपॉइंटमेंट बुक करना है किसी हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में आपको ओपीडी अपॉइंटमेंट बुक करना है। सो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट डिटेल्स नाम की एक टेबल देखनी पड़ेगी। मतलब जहां पे भी आप बुक करोगे तो जो भी रिसेप्शनिस्ट होगा वो क्या देखेगा, अपॉइंटमेंट डिटेल सर्च करेगा। अब अपॉइंटमेंट डिटेल देखेगा तो वो भी एक टैबुलर फॉर्मेट में बना होगा। इस डेट को ओपीडी कितने टाइम के लिए बिजी है, किस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए है ना, तो सारी डिटेल उसमें होगी। ओके, उसी के अकॉर्डिंग उस डेटा को देखकर एनालाइज करके फिर बुकिंग होगी। फाइन। सो यहाँ पे डॉक्टर का नाम, डिपार्टमेंट, ओपीडी स्लॉट, पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी, पेशेंट कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो जाने हैं टेबल के। राइट। सो होप ये अच्छे से समझ में आया ना क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको प्रोसेस दे दी जाएगी तो आप किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे, उस डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे अरेंज करोगे, क्या टेबल होगी, है ना, कौन सी टेबल होगी, इसके कौन से एट्रीब्यूट्स, कौन से कॉलम्स होने वाले हैं। ओके, और कैसे आप इस डेटा को किन किन कॉलम्स में मैनेज करने वाले हो। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, a school having 500 students wants to identify beneficiaries of the merit cum means scholarship achieving more than 75% for two consecutive years and having family income less than 5 lakh per annum। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि स्कूल है जिसमें 500 स्टूडेंट्स हैं, अब दे वांट टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी फॉर द मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप अचीविंग मोर देन 75% फॉर 2 consecutive years। मतलब यहाँ पे वो उन स्टूडेंट्स को सर्च कर रहे हैं जो मेरिट में आए हुए हैं, जिन्होंने 75% से ज्यादा स्कोर किया हुआ है लगातार 2 सालों में, उनकी फैमिली में जो इनकम है वो भी 5 लाख से कम है, स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं। सो इस तरीके के स्टूडेंट्स को उनको सर्च करना है 500 में से। ठीक है। नाउ ब्रीफली डिस्क्राइब डेटा प्रोसेसिंग स्टेप टू बी टेकन बाय द बेनिफिशियल, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्कूल। तो अब इसके लिए आपको क्या बताना है, डेटा प्रोसेसिंग जो हो रही है ना, ये जो डिस्क्राइब किया हुआ डेटा प्रोसेसिंग, इसके लिए आपको स्टेप्स बतानी है। तो इसके लिए क्या इनपुट होगा, कैसे प्रोसेसिंग होगी और क्या आउटपुट आपको मिलना है। सो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपको देंगे इस तरीके से, तो उसमें आपको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों चीजों पे फोकस करना है। कंप्यूटर भी जो चीजें प्रोसेस करता है तो पहले आप कुछ उसको इनपुट देते हो, देन वो प्रोसेस करता है, देन आउटपुट आपको जनरेट करता है। सो इसी के लिए हमें यहाँ पर जब टेबल आप डिजाइन करोगे तो उस टेबल में क्या इनपुट देना है, क्या कॉलम्स होंगे, क्या रोज होंगी, उसमें किस तरीके से डेटा मेंटेन किया जाएगा, फिर उसमें से यदि आपको क्वेरीज के फॉर्म में डेटा निकालना है तो क्वेरी कैसे प्रोसेस होगी, फिर आपको कैसे आउटपुट रिटर्न होना है। फाइन। सो इनपुट क्या होगा, कलेक्ट एंड प्रिपेयर स्टूडेंट डिटेल्स विच इंक्लूड। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट की डिटेल को इंक्लूड कलेक्ट करेंगे जो 500 स्टूडेंट्स हैं। क्या होगी उसमें स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, उसका नाम, क्लास और मार्क्स, यही होगा। ठीक है। अब सेकंड टेबल हम देखेंगे, हर स्टूडेंट की फैमिली की डिटेल होगी। तो फैमिली डिटेल होगी तो उसमें एडमिशन नंबर होगा और एनुअल इनकम होगी। ये 2 कॉलम हम वहां से ले लेंगे, इन्हीं कॉलम्स की हमें नीड है। ठीक है। कौन से 2 कॉलम हमने लिए यहाँ पर, स्टूडेंट डिटेल के कॉलम ले लिए जिसमें स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, उसका नाम है, क्लास है, मार्क्स है, और मार्क्स और परसेंटेज चाहिए क्योंकि 75 से मोर वाले स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, इसलिए नेम और क्लास चाहिए। ठीक है। फैमिली इनकम डिटेल, फैमिली इनकम डिटेल में आप स्टूडेंट को कैसे पहचानोगे, उसका एडमिशन नंबर से, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये उसी के पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पे एडमिशन नंबर मैच करेंगे और एनुअल इनकम हम यहाँ से देख लेंगे फैमिली की 5 लाख से लेस है या नहीं है। ठीक है। सो इस तरीके से आप यहां से स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करोगे, किसके अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये 2 टेबल हो गई। फाइन। अब प्रोसेसिंग क्या होगा, एक्सट्रैक्ट द स्टूडेंट डिटेल विद 75% एंड फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख पर एनम। जो क्वेश्चन में डेटा प्रोसेसिंग बता रहे थे बस वही हम इन दोनों टेबल में से एक्सट्रैक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एनी क्वेरी। सो डेटाबेस क्वेरी हम पढ़ चुके हैं कैसे करना है, बट आपको यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफाई करना है कि प्रोसेसिंग क्या होगी, इनपुट क्या होगा। आउटपुट क्या मिलेगा आपको, वही लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज, वही सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट मिल जानी है जो इस प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग जनरेट होगा रिजल्ट। ठीक है। क्या कि 75% से ज्यादा वाले स्टूडेंट के आपको यहां से मिल जाने हैं नाम, उनकी लिस्ट, और साथ ही आपको क्या मिल जाना है, उनकी फैमिली मेंबर्स की डिटेल मिल जाना है, फैमिली जिनकी लेस देन 5 लाख पर एनम सैलरी होगी। ठीक है। सो ये हो गया हमारा आउटपुट, उन स्टूडेंट की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जानी है। सो इसके लिए क्या इनपुट किया, 2 टेबल बनाई थी जिसमें पूरा डेटा था, ये कलेक्ट किया हमने, यहाँ से डेटा कलेक्ट करके प्रोसेस किया क्वेरी के फॉर्म में और हमें मिला आउटपुट।
ठीक है, सो ये चीज समझ में आ गई ना अच्छे से। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड, कि आपको कोई कंडीशन दी हुई है और इस कंडीशन के बिहाफ पे आप क्या इनपुट करोगे, किस तरीके से, कौन सी टेबल से, कौन से डेटाबेस से वैल्यूज को एक्सेस करोगे, फिर ये प्रोसेसिंग होगी, देन आउटपुट क्या मिलेगा। ओके, नाउ third question, a bank XYZ wants to know about its popularity among the residents of city ABC on the basis of number of bank accounts each family has and the average monthly account balance of each person। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बैंक XYZ want to know about its popularity, okay, among the residents of city ABC। क्लियर, सिटी एबीसी है, ठीक है, कोई सी भी सिटी हो सकती है, वहां पे जो रेसिडेंट्स हैं, जो पर्सन्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में बैंक जानना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैंक अकाउंट, कि हर फैमिली का उस सिटी में कितने नंबर ऑफ बैंक अकाउंट हैं, एंड एवरेज मंथली अकाउंट बैलेंस ऑफ ईच पर्सन, हर पर्सन ने कितना एवरेज मंथली अकाउंट बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। सो ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर कलेक्टिंग डेटा। अब यहाँ पे आप हर फैमिली से बैंक किस तरीके से डेटा कलेक्ट करने वाली है वो एक्सप्लेन करना है, और क्या रिजल्ट मिलना है, कैन बी चेक्ड थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ द कलेक्टेड डेटा, और जो डेटा आपने कलेक्ट किया उससे क्या रिजल्ट आपको मिलना है, किस तरीके से प्रोसेस होना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छे से, कि कोई सिटी है, वहां पर जो पर्सन्स रहते हैं तो उनका बैंक अकाउंट क्या है, मंथली एवरेज जो बैलेंस है वो कितना है, हर फैमिली में नंबर ऑफ बैंक अकाउंट कितने ओपन है, ये डेटा आपको कलेक्ट करना है। सो फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस ऑफ बैंक आर एक्यूमुलेटेड, हर ब्रांचेस में का जो भी डेटा है बैंक का वो एक्यूमुलेट किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, इंटीग्रेट वे में हम एक्सेस करेंगे। जब सारे बैंक से डेटा कलेक्ट हो गया, ठीक है, सो डेटा कैन बी ग्रुप्ड इन द बेसिस ऑफ एड्रेसेस, ठीक है। अब उस सिटी में जो भी सोसाइटी है, जो भी चीजें हैं, तो एड्रेस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग, अब जो डेटा कलेक्ट किया उसमें सपोज एक एड्रेस वाला कॉलम होगा, है ना, यहाँ पे आपके पास सपोज यहाँ पे होगा कस्टमर का नाम, ठीक है, आईडी होगा कस्टमर का नाम होगा, ठीक है, बैंक से इस तरीके से हमने डेटा कलेक्ट किया। अब उनका ब्रांच होगी, किस ब्रांच में उस कस्टमर का अकाउंट है, ठीक है, कस्टमर का एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा। तो हम इस एड्रेस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि सिटी एबीसी में, जो एबीसी सिटी है, वहां पे कितने पर्सन्स का बैंक अकाउंट है, पहले ये सर्च कर लेंगे इस एड्रेस वाले कॉलम से। ओके, नाउ then a graph may be prepared which will idea about the bank's popularity among residents of the city। So जब एड्रेस के अकॉर्डिंग आपने ये चीजें फैच कर ली तो फिर आपको सारी चीजें मिल जाना है, ठीक है, और आप इसके बेसिस पे ग्राफ भी प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर, तो वो ग्राफ भी क्या इंडिकेट करेगा आपको, पर्टिकुलरली बैंक के अकॉर्डिंग जो भी रेसिडेंट्स हैं जिनका उस पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है, ठीक है, कितना बैंक बैलेंस है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसको आप इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नाउ आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा बीइंग कलेक्टेड जनरेटेड इन द फॉलोइंग सिनेरियो। क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, अब आपको ये बताना है, मतलब एक प्रोसेस दी हुई है आपको, तो अब आपको यहाँ पे इस प्रोसेस को देखकर बताना है कि इसमें किस तरीके का डेटा होगा, डेटा का टाइप आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, कि इन फॉलोइंग सिनारियोज में, इन फॉलोइंग कंडीशंस में, प्रोसेसिंग में किस तरीके का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो टाइप ऑफ डेटा हमने दो देखे थे, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, दो तरीके के देखे थे। सो रिकॉर्डिंग अ वीडियो इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो आप तो इसमें कैसा डेटा कलेक्ट होगा, इसमें किस तरीके का डेटा होगा, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो कौन सा डेटा होगा यहाँ पर, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्लियर है ना अच्छे से। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो एक फॉर्मेट में होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, रो कॉलम टेबुलर फॉर्मेट में वेल अरेंज्ड होता है। अब वीडियो क्या रो कॉलम में अरेंज्ड होती है क्या, नहीं होती है ना, सो अनस्ट्रक्चर्ड हुआ, ठीक है। मार्किंग अटेंडेंस बाय टीचर, अब टीचर जो है अटेंडेंस मार्क करती है, तो आप सभी ने अटेंडेंस रजिस्टर देखे ना अपने स्कूल में, कैसे होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर रो कॉलम खींचा रहता है, स्टूडेंट्स के नाम रहते हैं, ऊपर डेट्स लिखी रहती है, उसके अकॉर्डिंग पी, प्रेजेंट, ए, एब्सेंट, इस तरीके से मार्कअप होता है ना। तो मार्किंग अटेंडेंस बाय अ टीचर, तो रो कॉलम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी अटेंडेंस मार्क की जाती है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन की बात करते हैं हम तो सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि एक्सेल शीट्स हो गई आपकी, ठीक है, अटेंडेंस के प्रॉपर बने बनाए सॉफ्टवेयर्स भी, प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल होते हैं। सो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं। तो किस तरीके का डेटा मेंटेन हो रहा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट आता है राइटिंग ट्वीट्स। अब देखो
ट्वीटर्स जो होते हैं, ट्वीटर्स वाली जो वेबसाइट है वहां पे जो ट्वीट्स होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल मैसेजेस होते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे आप माइक्रो ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो, वो भी उसका एक ही फॉर्मेट होता है स्मॉल। यदि आपको लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए किस तरीके का डेटा होगा, स्ट्रक्चर, मतलब आप कुछ ही कैरेक्टर्स का, कुछ ही वर्ड्स का यूज कर पा रहे हो, है ना, स्मॉल मैसेजेस आप लिख पा रहे हो, माइक्रो ब्लॉग्स क्रिएट कर पा रहे हो ट्विटर का यूज करके, सो स्ट्रक्चर्ड हुआ, ठीक है। नाउ फिलिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन, ऑनलाइन कोई आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, क्या करते हो, ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसका भी स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। नेम के आगे आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें नेम लिख देना है, क्लास के आगे आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें क्लास लिख देना है। इसी तरीके से पर्सनल डिटेल फिल करना है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म फिल करना है, किसी भी फॉर्म को आपको फिल करना है तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा एक जैसा ही होता है। और वो सारी चीजें उठ के कहां सेव होती है, वो सारी जो डिटेल होती है वो एज ए बैक एंड टेबल में जाके सेव होती है, रो कॉलम वैल्यूज में स्टोर होती है। फाइन, तो इसीलिए ये कैसा डेटा होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। तो ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर टाइप डेटा हमेशा रो कॉलम में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होता है तो स्ट्रक्चर्ड कहलाता है। और जो डेटा किसी फॉर्मेट में नहीं होता है, किसी तरीके से अरेंज्ड नहीं होता है रो कॉलम में, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड कहलाता है। ये हमने डिटेल में देखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे पूछा जा सकता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकते हैं कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पहचानो, राइट। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में डिफरेंस क्या है, उसके एग्जाम्पल्स बताओ, तो आप ये एग्जाम्पल्स भी वहां के बता सकते हो। ओके, नाउ 5th क्वेश्चन, कंसीडर द टेम्परेचर, क्या लिखा है, कंसीडर द टेम्परेचर इन सेल्सियस ऑफ 7 डेज ऑफ अ वीक एज, तो 7 डेज हैं वीक में और उसमें ये टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ है सेल्सियस में, 34 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट डे हुआ, मंडे सपोज ट्यूसडे 34 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बारे में बताना है, ठीक है। किस पर बेस्ड, एबीसी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं उन पर बेस्ड, कुछ क्वेश्चंस पर, ठीक है। सो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हमने क्या देखी थी, मीन, मॉड, मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अब रिकॉल है ना सभी को, रिवाइज है कि नहीं, अच्छे से याद है ना, नहीं भी है तो वीडियोस अवेलेबल है, क्योंकि मीन, मॉड, मीडियन हम पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th से, क्लियर। सो मीन, मॉड, मीडियन, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, 5 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस की थी। अब यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है, न्यूमेरिक डेटा दिया हुआ है, एक लिस्ट दी हुई है कि 7 दिन के टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करोगे। आप कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द एवरेज टेम्परेचर, आपको क्या निकालना है, पूरे 7 दिन का एवरेज टेम्परेचर निकालना है। तो एवरेज टेम्परेचर निकालना है तो हम एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हैं, मीन। ओके, फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ दैट वीक, इस वीक में सबसे कम टेम्परेचर और सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस दिन रहा और उनके बीच में कितना डिफरेंस है, यही रेंज कहलाएगा, है ना। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, रेंज का। रेंज कैसे कैलकुलेट करते हो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, है ना। तो मैक्सिमम क्या होगा इसमें, सबसे ज्यादा, दैट इज 34, और मिनिमम क्या होगा 27, तो 34 माइनस 27 जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी पूरे वीक की रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, और मीन निकालते तो आता है ना, सारे टेम्परेचर्स को, पूरे 7 डेज के टेम्परेचर को प्लस कर लेना है, सम ऑफ ऑल टेम्परेचर्स, ऑल डे टेम्परेचर्स, ओके, डिवाइड बाय 7 से क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल 7 डेज के टेम्परेचर है, तो जो भी आंसर आएगा वो एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। नाउ फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मतलब जो मीन निकला है ना, जो भी मीन निकला है, एवरेज जो निकला है, उस एवरेज से हर दिन का टेम्परेचर कितना डेविएट कर रहा है, कितना वेरिएट कर रहा है, ठीक है। ये चीज हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिकल टेक्निक को। अब देखो, जैसा मैंने बताया था कि एग्जाम में आपको कोई फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज होना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है। अब अच्छे से समझ में आ गया ना कि मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो तब आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक में यही चीज क्लियर की थी अच्छे से कि आपको डिटेल में मैथ्स का क्वेश्चन करने नहीं बैठना है। यहाँ पे आपको हर एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक को अच्छे से समझना है कि किस टेक्निक में क्या हो रहा है और कैसे हेल्पफुल है ये डेटा की प्रोसेसिंग के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। बात समझ में आ गई ना अच्छे से। तो यदि एवरेज टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो हम कौन से टेक्निक का यूज कर लेंगे, मीन का। रेंज निकालनी है टेम्परेचर की तो हमने यहाँ पे रेंज का यूज कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ स्कूल टीचर वांट्स टू एनालाइज रिजल्ट।
अब एक स्कूल टीचर है, उसे रिजल्ट को एनालाइज करना, ऑब्वियस स्टूडेंट्स के रिजल्ट को एनालाइज करना है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू बी यूज्ड अलोंग विद द जस्टिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज होगी रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए स्टूडेंट्स के। सो उसके लिए कुछ कंडीशंस दी हुई है, जिसमें पहली कंडीशन है टीचर वांट्स टू कंपेयर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ डिवीजन स्कोर सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लास 12th है एंड 12th बी वेयर ईच क्लास स्ट्रेंथ इज सेम। क्वेश्चन ध्यान से समझना कि टीचर क्या कंपेयर करना चाह रही है। टीचर कंपेयर करना चाह रही है स्टूडेंट के रिजल्ट में परफॉर्मेंस, किस बेसिस पर, जो उन्होंने टर्म्स में, जो टर्म्स एग्जाम होते हैं है ना, उसमें उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वहां पे परफॉर्मेंस को कंपेयर करने वाली है। कौन सी क्लास के, क्लास 12th है और 12th बी, दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स की, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कौन सी एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक वो यूज करेगी। यहां पर ईच क्लास स्ट्रेंथ इज सेम, दोनों क्लास में जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की वो सेम है। सपोज 30-30 दोनों क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो क्या यूज करेगी वो यहाँ पर, मीन। मीन मतलब एवरेज, एवरेज से वो दोनों क्लास का एवरेज निकालेगी। दोनों क्लास के जो भी मार्क्स होंगे, स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स होंगे, उनको डिवाइड कर लेना है 30-30 से, क्योंकि दोनों क्लास में 30-30 स्टूडेंट्स हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो दोनों क्लास का जो एवरेज निकलेगा, उस एवरेज से वो इजीली कंपेयर कर पाएगी कि किस क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा है, किस क्लास का रिजल्ट बेटर आया है। सो व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक, व्हिच टेक्निक इज हियर used? So mean, okay, average. Now teacher has conducted 5 unit test. टीचर ने क्या करे हैं, 5 यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए फॉर दैट क्लास इन मंथ जुलाई टू नवंबर। जुलाई से नवंबर में 5 यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए गए। अब यूनिट टेस्ट सभी के स्कूल में होते हैं, राइट। एंड वांट्स टू कंपेयर द क्लास परफॉर्मेंस इन दिस 5 मंथ, और इन 5 मंथ के यूनिट टेस्ट की आपको क्लास परफॉर्मेंस निकालनी है ना, पूरी क्लास की परफॉर्मेंस निकालनी है, कंप्लीट क्लास की, एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस नहीं निकालनी। तो क्लास की परफॉर्मेंस निकालनी है हमें। यदि एक टेस्ट में निकालनी होती तो हम मीन का यूज कर लेते हैं, यहाँ पूरे 5 टेस्ट की निकालनी है, ठीक है, 5 मंथ में जो टेस्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आप मीन और मीडियन दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों टेक्निक हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे यूज होगी। सो देखो स्टूडेंट्स, फिर से बता रही हूँ, मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन, रेंज, इससे कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। आपको एक कंडीशन दी होगी और इस कंडीशन के बेसिस पे आपको बताना होगा कि यहाँ पर इस तरीके का डेटा आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस तरीके की प्रोसेस हो रही है, तो आप कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करने वाले हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सपोज एनुअल डे ऑफ योर स्कूल इज टू बी सेलिब्रेटेड। आपके स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेट होने वाला है। द स्कूल हैज डिसाइडेड टू फैसिलिटेट दोस पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इन क्लास 11th एंड 12th हु आर द एलुमनी ऑफ द सेम स्कूल। मतलब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेट होगा, तो उन पेरेंट्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया है, उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को जो क्लास 11th 12th में है, और वो पेरेंट्स एल्यूमिनी रह चुके हैं सेम स्कूल के, ठीक है। सो इन द कंटेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास डेटा है, ठीक है, हमें पता चल गया कि कंडीशन क्या है। अब इसके बिहाफ पर आपको आंसर करना है। Which statistical technique should be used to find out the number of students whose both parents are alumni of this school? तो अब यहाँ पे दोनों पेरेंट्स है ना, दोनों पेरेंट्स मतलब मम्मा और पापा दोनों उसी स्कूल के एल्यूमिनी होंगे, उन स्टूडेंट्स को आपको फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज होगी यहाँ पर? सो यहाँ पे हम यूज करेंगे उसके लिए मॉड। किसका यूज करेंगे? मॉड। मॉड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वो आपको आंसर मिल जाना है, ठीक है। सो जितने ज्यादा पेरेंट्स निकलेंगे, ठीक है, हो सकता है कि 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, राइट। तो जो ज्यादा निकलेगा, ज्यादा वैल्यूज होगी, जो फ्रीक्वेंसी हायर टाइम रिपीट होगी, उसी को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे और उसी टेक्निक को हम यहाँ यूज कर लेंगे, तो मॉड आ गया। अब जहाँ पे कंपैरिजन का यूज हो रहा है, जहां आपको एवरेज निकालना है, वहां पे हम मीन का यूज करेंगे, ठीक है। जहां आपको कोई मिड वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो वहां पे हम मीडियन का यूज करेंगे। ये चीज क्लियर है ना अच्छे से? तो क्या करा हमने यहाँ पर? मॉड का यूज किया हुआ है। ओके, नाउ हाउ वेरीड आर एज ऑफ अ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, हाउ वेरीड आर द एज ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे आपको वेरिएशन चेक करना है एक तरीके से, ठीक है। सो वेरिएशन के लिए हमने क्या देखा था? मेजर्स ऑफ वेरिएशन में रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज हुई? रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो यदि डिफरेंस निकालना है तो। फाइन, अच्छे से समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
For the annual day celebration, the teacher is looking for an anchor in a class of 42 students. देखो अब यहाँ पे टीचर क्या करना चाहती है, क्लास में 42 स्टूडेंट है और 42 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को वो एंकर सिलेक्ट करना चाहती है, ठीक है, किसके लिए, एनुअल डे फंक्शन में एंकरिंग करने के लिए. The teacher would make selection of an anchor on the basis of singing skills, writing skills and monitoring skills. अब वो एंकर ऐसे बच्चे को सिलेक्ट करना चाहती है जिसमें तीनों स्किल्स होंगे, जो गा भी सकता है बहुत अच्छा, लिख भी सकता है और उसमें मॉनिटरिंग करने के स्किल्स भी बहुत अच्छे से होते हैं, ठीक है. तो वही स्टूडेंट को वो एंकर बनाना चाहेगी 42 स्टूडेंट्स में से. सो यहाँ पे अब उससे डेटा कलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे उसे एक ऐसा बच्चा सिलेक्ट करना है जिसमें तीनों स्किल्स होंगे. सो उसके लिए आप विच मोड ऑफ डेटा कलेक्शन शुड बी यूज, तो यहाँ पे आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे. डेटा कलेक्ट करना है आपको 42 स्टूडेंट्स में से आपको एक ऐसा स्टूडेंट सिलेक्ट करना है जिसको आप एंकर बना सको और उसमें तीनों स्किल्स होंगे. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब स्किल्स भी देख लो, सिंगिंग, राइटिंग, मॉनिटरिंग स्किल. तो उसके लिए हम हो सकता है कि डिफरेंट टेक्निक्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑडिशन. क्या करते हैं, ऑडिशन बेस्ड डेटा कलेक्शन यूज कर लेते हैं. हम सारे स्टूडेंट्स को ऑडिशन लेते हैं और जो इन तीनों में बहुत अच्छा होगा, सिंगिंग भी कर पाएगा, राइटिंग भी कर पाएगा, जिसके अंदर मॉनिटरिंग स्किल्स भी होंगे, बस उसी बच्चे को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है. या फिर हो सकता है किसी एक बच्चे में 2 क्वालिटीज हो और एक नहीं हो, या किसी दूसरे बच्चे में सिंगिंग हो, राइटिंग हो, मॉनिटरिंग नहीं हो, या किसी के अंदर मॉनिटरिंग अच्छी हो और सिंगिंग, राइटिंग नहीं हो, है ना. तो ऐसा भी पॉसिबल है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है. इन तीनों एक्टिविटीज का हर एक स्टूडेंट का एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, मीन कैलकुलेट कर लेंगे कि हर एक स्टूडेंट इन तीनों एक्टिविटीज में से कैसा है. तो एवरेज के बिहाफ पे भी आप कंपेयर कर सकते हो, राइट. तो समझ में आया ना. सो हम कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड यहाँ यूज कर रहे हैं, ऑडिशन बेस्ड डेटा कलेक्शन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द करंट सिचुएशन. सो अ फेयर एंड अनबेस्ड जज मस्ट बी नॉमिनेटेड, और इसके लिए आपको एक ऐसा जज नॉमिनेट करना है जो सही डिसीजन ले सके, सही पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट कर सके अमंग 42 स्टूडेंट्स. जजेस मस्ट बी कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स. जजेस को इन सारे पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए, सिंगिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड मॉनिटरिंग स्किल, तभी वो एक सही स्टूडेंट को सिलेक्ट कर पाएंगे, राइट. नाउ हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स एज डेटा. अब डेटा के फॉर्मेट में आप कैसे स्टूडेंट के स्किल को रिप्रेजेंट कर पाओगे. भाई सिंगिंग किया तो हमें स्टूडेंट्स ने गाना गा के सुनाया, वाह बहुत अच्छा लगा, ठीक है. इसके बाद राइटिंग किया तो राइटिंग को भी आपने जज कर लिया. लेकिन यदि एक डेटा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना इन चीज को, तीनों स्किल्स को डेटा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे. सो स्किल ऑफ पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट शुड बी मेजर्ड इन नंबर्स. हमने क्या किया, उनके स्किल्स को नंबर्ड में मेजर कर दिया, ठीक है. 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक हमने उनकी नंबरिंग कर दी इन तीनों पैरामीटर के लिए. तो सिंगिंग स्किल, राइटिंग स्किल और मॉनिटरिंग स्किल, इसके लिए हमने 5 ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है. तो 5 नंबर्स आप इनको अलॉट कर सकते हो. सिंगिंग स्किल्स में 1 to 5 नंबर अलॉट कर सकते हो. अच्छा गाया तो 1 दे दो आप, ठीक है. थोड़ा कम अच्छा गाया तो 2 दे दिया आपने. तो आपने एक, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रेड होती है, बिल्कुल उसी तरीके से 1 to 5 हमने नंबर अलॉट कर दिए स्टूडेंट के इन स्किल्स के लिए. तो डेटा मेंटेन हो रहा है, राइट. The one less skillful should be given less score and vice versa. जिसने अच्छा नहीं गाया, जिसके अंदर स्किल्स ज्यादा नहीं थे, less skillful था, तो उसे हमने 1 marks दे दिया, like this, okay. So we could have every participant with 3 parameters and after taking the mean of all 3 parameters, देखो क्या करा हमने, तीनों पैरामीटर का मीन निकाला उस स्टूडेंट का जो सक्सेसफुल है, जिसने अच्छा गाया, जिसके मार्क्स अच्छे आए, ठीक है. फॉर एवरी स्टूडेंट वी कैन इजिली सी दी हु मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट. तो यहाँ पे आप सारे स्टूडेंट्स का भी एवरेज निकाल सकते हो और एवरेज को फिर कंपेयर कर सकते हो और आपको भी पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट मोस्ट सुटेबल है एंकरिंग के लिए. सो द वन विथ मैक्सिमम स्कोर वुड बी द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट. जिसके सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर होंगे वो सुटेबल होगा. सो समझ में आया ना कि डेटा कैसे मेंटेन किया हमने इन स्किल्स का. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा गिविंग इन वन एग्जांपल. तो अभी मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से. 110% आपके एग्जाम में आएगा स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में डिफरेंस. तो क्या लिख कर आने वाले हो, अब इसको यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर्टीज के साथ कि स्ट्रक्चर्ड डेटा की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो स्ट्रक्चर्ड डेटा एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में होता है और आप इसे इजीली सर्च कर सकते हो, है ना. प्री डिफाइंड, जब कोई चीज फॉर्मेट में होती है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में होती है, पहले से बनी बनाई होती है, तो उसमें से सर्चिंग इजी हो जाती है, आपको कुछ इधर उधर सर्च नहीं करना है. लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो रॉ होता है, नेटिव फॉर्मेट में होता है. यहाँ पे सर्चिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है क्योंकि फॉर्मेट में अरेंज नहीं होता है.
डेटा का टाइप क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा किस टाइप का होता है, डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। यहां पे आप हर चीज को पहले डिफाइन करते हो, ठीक है, और यहाँ पे वेरीड डेटा टाइप्स होते हैं। मतलब आप अनस्ट्रक्चर्ड की बात कर रहे हो तो हम यहाँ पे बात कर लें ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, सारी चीजों को मर्ज कर दिया आपने, तो एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में हो गया। जैसे न्यूज़पेपर का एग्जांपल लिया था, न्यूज़पेपर में आपको कहीं एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, कहीं कोई इमेज दिख रही है, ठीक है, कहीं पे आपको कोई बॉक्सेस ऊपर नीचे दिख रहे हैं, तो एक जैसा फॉर्मेट होता है क्या, कभी भी नहीं ना। किस पेज पे आज हो सकता है, आज एक पेज पे आपको फर्स्ट पेज पे एडवर्टीजमेंट दिया हो, कल थर्ड पेज पे एडवर्टीजमेंट दिया हो, सो कोई फॉर्मेट डिसाइड नहीं होता है ना, कोई डेटा टाइप उसका डिसाइड नहीं होता है। ओके, स्टोर्ड इन, कहां स्टोर किया जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, रिलेशनल डेटाबेसेस में, डेटा वेयर हाउसेस में, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसके लिए कोई भी डेटाबेसेस नहीं होते हैं, नो एनी एसक्यूएल डेटाबेस, डेटा वेयर हाउसेस। समझ में आया, मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा हमेशा रो कॉलम में प्रॉपर फॉर्मेट में मैनेज किया जाता है, जिसको हम डेटाबेसेस में मैनेज करते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस, जैसे कि माइस्क्यूएल सॉफ्टवेयर हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। ओके, और इसके लिए हम कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करते। नाउ जनरेटेड बाय, कौन जनरेट करता है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों जनरेट करते हैं, ह्यूमंस भी और मशीन्स भी, ठीक है। सो मशीन्स जनरेट करती है जो डेटा, सपोज उसके लिए उसे सॉफ्टवेयर्स की नीड होती है, प्लेटफॉर्म्स की नीड होती है। ह्यूमंस ऑन रजिस्टर पेपर, जैसे ट्रेडिशनल यदि बात की जाए तो वहां पे आप रजिस्टर्स के फॉर्म में डेटा को मेंटेन करते थे, टेबल्स में लाइन वाइन खींच के बाकायदा प्रॉपर, क्लियर। और यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी ह्यूमंस और मशीन्स दोनों। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी, अब दोनों में से कौन सा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा इज नॉट फ्लेक्सिबल, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको पहले से स्ट्रक्चर दिया जाता है, डिफाइंड होता है, उसी को फॉलो करना होता है, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये कोई स्कीमा डिपेंडेंट नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर डिपेंडेंट नहीं होता है। स्कीमा का मतलब क्या हुआ यहाँ, स्ट्रक्चर, समझ में आया। नाउ एग्जांपल्स, अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मेंटेन करने की फैसिलिटी देते हैं, तो एक्सेल सबसे मोस्ट पॉपुलर और कॉमन टूल टू मैनेज दी डेटा। डेटा को मैनेज करने के लिए रो कॉलम में सबसे कॉमन जो टूल है वो है स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल, लिब्रे ऑफिस में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। गूगल शीट्स में भी आपको बिल्कुल एक्सेल जैसा व्यू मिलता है, क्लाउड से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, गूगल ड्राइव वगैरह भी आपने देखी वहां से। एसक्यूएल कस्टमर डेटा, फोन रिकॉर्ड्स, जो आपके फोन रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी एक टेबुलर फॉर्मेट में ही मैनेज किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सो दिस ऑल आर दी स्ट्रक्चर्ड डेटा। एग्जाम्पल, इसमें टेक्स्ट डेटा, सोशल मीडिया, कमेंट्स, फोन कॉल्स, ट्रांसक्रिप्शंस, वेरियस लॉग फाइल्स, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, ये सब किस में आती है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आती है। देखो ये दोनों चीज ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इन पर बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस किए, जो अभी हमने डिस्कस किए ना वो सब केस बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, ये चीज ध्यान रखना। आप यहाँ पे आपको कोई केस दे दिया, कोई कंडीशन दे दी, उसके बिहाफ पे आपको आंसर्स बताने हैं, तो ये जो दोनों चीजें ना बहुत हेल्प करेगी आपको स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के जो केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं ना उनको सॉल्व करने में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल वांट्स टू डू द फॉलोइंग एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फूड आइटम्स प्रोक्योर्ड एंड सोल्ड इन द कैंटीन। जो प्रिंसिपल है स्कूल के वो चाहते हैं कि कैंटीन में जो भी फूड आइटम्स परचेज होते हैं या सेल होते हैं ना, ये परचेज है, ठीक है, जो भी फूड आइटम परचेज होते हैं और सेल होते हैं तो उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग उन्हें डेटा कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सो उसके लिए क्रिएट एन अप्रोप्रिएट डेटा सेट। तो सबसे पहले तो एक डेटा सेट बनेगा, मतलब टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज्ड होगा डेटा, ठीक है, जिसमें क्या आइटम्स सेल होते हैं, परचेज होते हैं, फ्रूट जूस, बिस्किट, समोसा, क्लियर, बाय लिस्टिंग देयर परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस। तो ये जो आइटम्स है इनको परचेज प्राइस, सेल प्राइस के साथ प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ है डेटा सेट में। अप्लाई बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू मेक द कंपैरिजन। अब आपको कंपैरिजन करना है कि इस डेट में कितना परचेज हुआ, कितना सेलिंग हुआ, कितने ये आइटम्स, फूड आइटम्स क्रिएट किए गए, बनाए गए, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए पहला यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, कंपेयर द परचेज एंड सेल प्राइस ऑफ फ्रूट जूस एंड बिस्किट। तो फ्रूट जूस, बिस्किट और समोसा, ये तीन चीजें मिलती हैं कैंटीन में, राइट। तो फ्रूट जूस और बिस्किट, इनकी सेलिंग और परचेसिंग प्राइस को आपको कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ क्या करना है, कंपेयर करना है सेलिंग प्राइस, परचेसिंग प्राइस को। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिफरेंस भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, यदि आपको टोटल सेल प्राइस और वो मिल जाती है परचेज प्राइस, तो आप डिफरेंस निकाल लो तो आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम रेंज यूज कर लेंगे, या फिर आप सेलिंग प्राइस और परचेसिंग प्राइस का एवरेज निकाल के भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मीन भी हम यूज कर सकते हैं, तो मीन और रेंज दोनों स्टैटिस्टिकल टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं।
नाउ सेकंड, कंपेयर सेल्स ऑफ फ्रूट जूस, बिस्किट्स एंड समोसा। अब तीनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है, तीनों के बीच में, यहाँ पे उनकी परचेस और सेल के बीच में करना था, राइट, इसीलिए हम रेंज का भी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ आपको इन तीनों के, तो तीनों की एवरेज सेल निकाल लो, ठीक है, इन तीनों का एवरेज सेल्स निकाल लो, एवरेज सेल्स निकाल के जो भी ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो वो कंपैरिजन आपके सामने आ जाने वाला है। तो क्या करा हमने, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करी, मीन यूज कर लिया। ओके, नाउ वेरिएशन इन सेल प्राइस ऑफ फ्रूट जूस ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑफ सेम क्वांटिटी इन ml। अब फ्रूट जूस जो है वो अलग अलग कंपनीज की अवेलेबल है, अब उनमें आपको वेरिएशन देखना है कि सेम क्वांटिटी में, ml वाली क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में अलग अलग कंपनीज में क्या फ्रूट जूस के प्राइसेस हैं, तो यहाँ पे आप वेरिएशन करोगे, ठीक है, समझ में है। तो वेरिएशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कर रहे हैं। मतलब सपोज 100 ml का फ्रूट जूस है, तो 100 ml आपकी फिक्स्ड वैल्यू हो गई। अब 100 ml में आप अलग अलग चीजों के प्राइस के अकॉर्डिंग वेरिएशन चेक करोगे, ठीक है, तो क्लियर हुआ ना अच्छे से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, एक मीन के अकॉर्डिंग वेरिएशन चेक करता है अलग अलग वैल्यूज का। तो यहाँ 100 ml के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे अलग अलग फ्रूट जूस के कंपनीज के प्राइस को, समझ में आया। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे यूज हो रहा है, बस आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना वो बहुत ध्यान से समझना है। यदि आपको मीन, मॉड, मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर चुटकियों में सॉल्व करके आ जाओगे एग्जाम में, और बिल्कुल करेक्ट। सो होप आपको एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे फिनिश हो रही है आपकी एक्सरसाइज इस चैप्टर की। बहुत इजी चैप्टर था, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी काफी हद तक इजी हैं, है ना। बस आपको क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन केस बेस्ड ही पूछे जाएंगे आपसे इस चैप्टर के, ठीक है, या 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो जस्ट डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप यूट्यूब के साथ साथ magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्लास 11th। जैसे क्लास 11th सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर, जहां पे आपको अपना सब्जेक्ट क्लास 11th आईपी सिलेक्ट कर लेना है। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो क्लास 11th के सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पाइथन देखा, नंपाई लाइब्रेरी देखा, डेटाबेस देखा, कंप्यूटर के बेसिक्स को डिस्कस किया, इमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा। सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिकल के साथ अवेलेबल है, सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, जिस भी किसी वीडियो में डाउट, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।